हेलो दोस्तों, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी नाउन केस के बारे में। हमने जाना था कि नाउन केस होता क्या है, फिर हमने नाउन केस के टाइप्स के बारे में जाना था। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो लास्ट क्लास वाली वीडियो देखें। उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो वो लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो मेरे साथ जुड़े रहे और लास्ट क्लास वाली वीडियो को देख सकें, ठीक है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें इस वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ जुड़े रहना। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन केस होता क्या है। तो हम हिंदी में पढ़ते थे कारक, ठीक है। तो वो वही चीज है, ये नाउन केस वही चीज है। तो कारक कितने टाइप के होते थे, जैसे कर्ता कारक होता था, कर्म कारक होता था, संप्रदान कारक होता था, संबंध कारक होता था, इतने सारे कारक होते थे। तो इंग्लिश में भी उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस, ये दोनों एक ही चीज है। फिर हमने देखा कि पोजेसिव केस भी होता है। अभी तक हमने इतने ही केसेस देखे थे, जहां पे हमने नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन देखी थी। नॉमिनेटिव केस को हमने थ्रू एग्जाम्पल समझने की कोशिश की थी, ठीक है। और हमने फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस देखा था कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के भी एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने लास्ट क्लास में बात की थी पोजेसिव केस की। तो पोजेसिव केस होता क्या है, जब हम पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तब हम पोजेसिव केस यूज करते हैं। तो पोजेसिव केस के बारे में हमने जाना था। हमने बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस लास्ट क्लास में देखा था और उसका यूज बच गया था। तो यूज हम इस क्लास में देखेंगे और थ्रू एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि हम पोजेसिव केस को कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यूज ऑफ द पोजेसिव केस। द पोजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ज्यादातर हम पोजेसिव केस को लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पोजेशन होता किसका है, जो लिविंग थिंग्स है वही चीजें पोजेस करते हैं या वही ओनर होते हैं। तो मेनली हम जो पोजेसिव केसेस से लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इस बात की सेंस भी बन रही है। एज द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, गवर्नर का बॉडीगार्ड। द लायंस मेन, ठीक है। सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल। अब टेबल क्या है, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। द टेबल्स लेग, आपको लगेगा कि यार ये तो सही फॉर्म ही लग रही है, इसमें क्या मिस्टेक है। पर दोस्तों, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि जो टेबल है वो हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ जो पोजेसिव केस है उसे मेनली हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेबल कोई पोजेशन या ओनरशिप नहीं शो कर सकता, ठीक है। टेबल का पैर, मतलब ये कोई लिविंग थिंग है नहीं, ये ओनरशिप कैसे शो करेगा, समझ रहे हो आप। द कवर ऑफ द बुक, तो अगेन बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, तो आप उसको ऐसे यूज करेंगे अगर द बुक्स कवर, तो वो एक इनकरेक्ट फॉर्म होगा। तो आपको ऐसी गलतियां करने से बचना है, इसलिए हम ये वाले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस की बात हो रही है। हाउस इन पर्टिकुलर एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉट, तो इसका इनकरेक्ट फॉर्म है द हाउस इज रूफ, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पोजेसिव केस है हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं मेनली, नॉट विद द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बट द पोजेसिव इज यूज विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिख रहा है हमें, बट द पोजेसिव इज यूज विद द नेम्स ऑफ द पर्सोनिफाइड। तो दोस्तों, पर्सोनिफाइड क्या होता है, पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज की तरह रिलेट करते हैं ना, तो हम उससे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम बोलते हैं प्रकृति के नियम, तो नियम तो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं ना। तो यहाँ पे कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रकृति के अपने नियम होते हैं, वो अपने नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, और अगर हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जाएं तो चीजें तूफान आ जाता है। ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी अपने बड़े लोगों से, मैंने तो काफी सुनी है। तो ये यहाँ पे
प्रकृति अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसे हम ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है ना, हम पोजेसिव केस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, हाँ यहाँ पे पर्सोनिफाइड के डेफिनेशन है, व्हेन एन इंटीमेट थिंग, ये एन है, व्हेन एन इंटीमेट थिंग हैज ascribed to it the attributes of a person, it is said to be personified। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एज, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों, जैसे कि इंडियाज हीरोज, नेचर्स लो, अभी मैंने बात की प्रकृति के नियम, फॉर्च्यून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। ठीक है, द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट। तो अभी आपने एक एक्सेप्शन देखा, हमने पहले बात की कि जो पोजेसिव केस है वो मेनली हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, हमने बात की जो पोजेसिव केस है हम मेनली यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। उसके बाद हमने देखा, आप इसे एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए, मैंने गलत स्टार बना दिया, आप इसे सही स्टार बनाइए। आप इसे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि हम जो पोजेसिव केस है वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। फिर हमने अगला एग्जाम्पल देखा कि अरे ठीक है, अगर हम किसी चीज को पर्सोनिफाई कर देना तो हम उसके साथ भी पोजेसिव केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा। तो ये सारी चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहाँ पे आपको एरर डिटेक्ट करना होता है ना, तो आपको इसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हम यूज कैसे कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज अपने माइंड में रखेंगे तभी आप वो क्वेश्चन सही सही कर पाएंगे। ठीक है, तो द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट, ये एक और चीज है। ठीक है, अभी आपने देखा लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं, फिर हमने देखा ठीक है पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो एक बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम एक फ्रेज, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिल गए हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग फ्रेजेस आर ऑल्सो इन कॉमन यूज। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं जो कि हम बहुत यूज करते हैं और कॉमनली वहां पे हम पोजेसिव केस का यूज कर रहे होते हैं, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड। ठीक है, फॉर मर्सी सेक, ये तो बहुत बारी सुना होगा, अपने हिंदी फिल्मों का फेवरेट डायलॉग होता है। टू हिज हार्ट कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, अ बोट स्क्रीन। ठीक है, तो आप ये सारे कुछ फ्रेजेस है जो कि बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस मेंशन है, आप देख सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप मे बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी हैज गॉन टू द बेकर। अब आपको इतना पढ़ के समझ आ रहा है कि वो बेकर्स शॉप गई होगी, वो बेकरी वाली दुकान गई होगी, आपको पता चल रहा है। ठीक है, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। तो टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स जब मैं बोल रही हूँ तो ये सेंटेंस सुन के आपको समझ आ रहा है कि मैं अपने अंकल के घर जाऊंगी, अंकल के घर खाना खाऊंगी। आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं अंकल के गार्डन में या अंकल की सड़क में, आपको पता चल रहा है कि अंकल के घर में, आपको उस प्लेस का आइडिया लग रहा है, आपको उस लोकेशन के बारे में, इनहेरिट लोकेशन के बारे में पता चल रहा है जो कि सेंटेंस में इनहेरिटेड है। ठीक है, जैसे कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। हो सकता है सेंट पॉल्स एक बहुत फेमस चर्च हो, तो कोई किसी से जब पूछ रहा हो कैन यू टेल मी द वे ऑफ सेंट पॉल्स, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि सेंट पॉल्स चर्च की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछोगे कि कैन यू टेल मी द वे ऑफ कोई भी फेमस लैंडमार्क आपके एरिया का, तो ज्यादातर लोग उसे जानते होंगे, तो जब आप वो नाम लोगे वो लोग समझ जाएंगे कि आप किस जगह की बात कर रहे हो। ठीक है, I attend the town high school, but my cousin attends Saint Xavier's। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये स्कूल की बात हो रही है। सेंट जेवियर एक स्कूल है। आपको जब बताया कि टाउन हाई स्कूल की बात हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि सेंट जेवियर्स भी एक स्कूल होगा। लेकिन अगर मैंने आपको टाउन हाई के बारे में नहीं बताया होता कि वो एक स्कूल है,
तो अगर सेंट जेवियर्स उतना फेमस नहीं होता तो आप कंक्लूड करते रहते कि क्या है ये, बट पहले हमने बात कर ली कि वो एक स्कूल है, तो आप अपने आप दिमाग लगा लोगे ओके ये इनहेरिटेड लोकेशन है कि स्कूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेड लोकेशन के बारे में समझ आ रहा है कि किस जगह की बात हो रही है, आप अपने आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। When you are in a doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition, अब यहाँ पे एक डाउट वाला केस आ रहा है, तो जो भी डाउट वाला केस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको डाउट कहाँ होता है, जब कोई ट्रिकी चीज आ जाती है, जब आप फंस जाते हो वहां पे इंसान को डाउट होता है, ठीक है। तो आप इसे प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule the possessive case is used to denote possession or ownership, ठीक है। जब भी आप कहीं पे फंस जाएंगे, आप इसके लिए ही नहीं, जनरली भी अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आप इतने सारे रूल्स होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा रूल अप्लाई होगा या आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप उस चीज का जो भी बेसिक डेफिनेशन है उस बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक करिएगा, ताकि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब भी आप एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा, ये एक बेसिक रूल है, तो आपको क्या करना है, उसके ओरिजिनल डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन आपको वो याद करनी है और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि द पोजेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप, ओके। तो हमें पता है जब हम दिखाना चाहते हैं कि उस चीज पे किसी का अधिकार है, ठीक है, या फिर कोई पोजेशन है, तब हम पोजेसिव केस यूज करते हैं, ये रूल है, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो thus it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat, हाँ। तो आप ये फ्रेज देख सकते हैं, द डिफीट ऑफ द एनिमी, ठीक है। तो डिफीट कोई पोजेस नहीं करता या डिफीट का कोई ओनर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये आपको लगेगा दोनों ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, बट कौन सा बेटर है, द डिफीट ऑफ द एनिमी बेटर है। क्यों? क्योंकि डिफीट एक ऐसी चीज है जिसको कोई ओन नहीं करना चाहता, जिसको कोई पोजेस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो द एनिमीज डिफीट ये एक लेस एप्रोप्रिएट फॉर्म है। तो आप अगर बेसिक डेफिनेशन से स्टिक करेंगे, आपको पता चलेगा कि पोजेशन, ओनरशिप और डिफीट तो कोई ओन नहीं करना चाहता, तो ठीक है, प्रीपोजिशन वाली फॉर्म ज्यादा बेटर है, जो कि है द डिफीट ऑफ द एनिमी, ठीक है। इवन दो नो डाउट एज टू द मीनिंग वुड अराइज, ठीक है। Sometimes, however, a noun in the possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition of. As यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप इसे, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे प्लीज ध्यान दीजिए इस लाइन पे। तो आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि नाउन इन पोजेसिव केस का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है जब उसी नाउन को हम प्रेपोजिशन ऑफ के साथ यूज करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। आपको ये लाइन पढ़ के क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि एक रिसेप्शन जो हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ द रिसेप्शन ऑफ, जब प्रेपोजिशन ऑफ आ गया है, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देती हूँ, हाँ। तो द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, जब हमने प्रेपोजिशन ऑफ आ गया, तो इसका मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। पहले वाला केस जब हमने पढ़ा, जो बिना प्रेपोजिशन के साथ था, तो उस केस को पढ़ के हमें लगा ओके, वो रिसेप्शन जो कि प्राइम मिनिस्टर ने ही कराई है। लेकिन जब सेकंड वाले केस में हमने ऑफ लगा दिया, तो हमने देखा कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग कैसे चेंज हुआ? अब जो सेंटेंस का मीनिंग वो है कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम कैसे किया जब वो दिल्ली आए, ठीक है। जब वो दिल्ली आए तो उनका वेलकम, उनका स्वागत कैसे हुआ, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में क्या था कि वो रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ है उसकी वजह से कितना चेंज आ गया मीनिंग में। जैसे कि द फ्रेज द लव ऑफ अ फादर, ठीक है, द लव ऑफ अ फादर। अब इसका मतलब हो सकता है फादर इज लव ऑफ हिज चाइल्ड और चाइल्ड लव ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मीनिंग में कितना चेंज है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो चेंज हो जाता है मीनिंग, ठीक है। तो
A noun in the possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition. जब हम possessive case में noun को use करते हैं और जब noun को use करते हैं preposition of के साथ, तो दोनों के meanings अलग अलग हो सकते हैं, दोनों sentence अलग अलग messages convey कर सकते हैं, और उसको हमने examples के through समझने की कोशिश की। तो आपने अभी अभी सीखा कि जब आप किसी भी डाउट वाले स्टेट में आए, आपको अब कंफ्यूजन हो रही है कि आपने इतने सारे रूल्स देख लिए, मैम ने भी ये वाला रूल बताया था पर मैम ने ये नहीं समझाया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको वहां पे बिल्कुल नहीं सोचना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जो भी आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ रही है ना, जैसे कि पोजेसिव केस की डेफिनेशन थी, हम पोजेशन या फिर ओनरशिप शो करते हैं, तो आपको बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक करना और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है आपको वैसे आंसर करना है, आप सही आंसर करोगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना इन केसेस में, ठीक है। तो अब आप कुछ सेंटेंसेस देखिए। रामा आर कैप्टन मेड 50 रन्स, ओके, ठीक है। We see that Rama and our captain are one and the same person. Okay, यहाँ पे बात हो रही थी रामा की और उसके बाद हमने बोला आर कैप्टन, तो अब हमें क्या पता चला, रामा और उनका कैप्टन एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो we see that Rama and our captain are one and the same person. The noun captain follows the noun Rama simply to explain which Rama is referred to. Exactly. तो जो नाउन कैप्टन है वो नाउन रामा को फॉलो कर रहा है और हमें रामा के बारे में एक बेटर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, रामा की व्याख्या कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन को ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि दूसरा नाउन है क्या, है ना, यही चल रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before. तो हमने देखा कि जब एक सेंटेंस में दो नाउन्स यूज हो रहे हो और पहले जो सेकेंड वाला नाउन हो वो पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो ना, तो हम उन्हें बोलते हैं नाउन्स इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग नियर, ठीक है। तो व्हेन वन नाउन डिस्क्राइब्स अनदर, मतलब जो दूसरा वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी व्याख्या कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है, तो हम उन्हें बोल देते हैं नाउन्स इन एपोजिशन, ठीक है। A noun in apposition is in the same case as the noun which it explains. ठीक है, ठीक है। In the above sentence, the noun captain is in apposition to the noun Rama and is in the nominative case because Rama is in the nominative case. Okay. तो nominative case क्या होता था? Noun which are subject of the verb. Okay. तो हम देख सकते हैं in the above case, the noun captain is in apposition to the noun Rama. ठीक है। तो रामा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ओके, इसलिए नॉमिनेटिव केस। तो आप फर्दर एग्जांपल देख सकते हैं, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर, ओके। तो यहाँ पे बात हुई कबीर के बारे में और उसके बाद द ग्रेट रिफॉर्मर। तो हमें क्या पता चला कि कबीर क्या है, कबीर एक ग्रेट रिफॉर्मर है, ठीक है। मतलब सेकेंड नाउन ने उसके फर्स्ट वाले नाउन की व्याख्या की, आपको अच्छे से पता चला कि कबीर कौन है, ठीक है। Yesterday I met your uncle the doctor, तो आपको पता चला कि ठीक है वो उसके अंकल से मिला, लेकिन उसका जो अंकल है वो कौन है, वो एक डॉक्टर है, आपको पता चला, ठीक है। अंकल की व्याख्या हुई डॉक्टर, ठीक है। Have you seen गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे गांगुली के बारे में आपको पता चला कि वो आर्टिस्ट की ड्राइंग है, ठीक है। तो इन सेंटेंस वन द नाउन इन एपोजिशन इज नॉमिनेटिव केस, ओके। जो नाउन इन एपोजिशन है वो एक नॉमिनेटिव केस है क्योंकि वो सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट पे फोकस करता है, एक्यूजेटिव केस हमारा ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लास्ट वाली वीडियो देखिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जहां पे मैंने नॉमिनेटिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में और जेनेटिव केस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इन सेंटेंस थी द नाउन इन एपोजिशन इज इन जेनेटिव केस। जेनेटिव केस और कुछ नहीं है, जेनेटिव केस ही पोजेसिव केस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द आर्टिस्ट, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि गांगुली आर्टिस्ट ड्राइंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वो जेनेटिव केस है, पोजेसिव केस है, ओनरशिप शो हो रहा है, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि पोजेसिव केस को आप यूज कैसे कर सकते हैं। जो अगर मैं छोटा सा ब्रीफ दूं, अब ये क्लास एंड करने वाली हूँ मैं, तो आपको एक छोटा सा पूरी क्लास का ब्रीफ दे देती हूँ। तो पोजेसिव केस हम यूज लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, पर हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं जब वो पर्सोनिफाइड हो, ठीक है। फिर हम उसे यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं जो कि पर्सोनिफाइड हो, ठीक है। उसके बाद हम उसे स्पेस, वेट और टाइम के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने ये देखा कि टाइम, स्पेस और वेट के साथ यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ कॉमन फ्रेजेस देखे जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक डाउट वाला केस, हमने ये देखा कि कई बार जो प्रॉपर नेम के साथ एसोसिएटेड इनहेरिटेड लोकेशन होते हैं वो आपको पता चल जाता है, हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने बात की डाउट वाली, जब आपको डाउट हो सकता है तो आपको डाउट वाले सिनेरियोज में करना क्या है, हमने उसकी बात की। आपको डाउट्स के साथ डील कैसे करना है, हमने उसकी बात की, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनली हमने बात की एपोजिशन के बारे में कि एपोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो हमने एपोजिशन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद हमने जाना कि वो यूज कैसे होते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। तो अ नाउन इन एपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन व्हिच इट एक्सप्लेन्स। ये एक नोट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर तो आज की क्लास हम एंड करेंगे। लास्ट क्लास में हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, यानी कि हम एक नए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। हमने नाउन कर लिया, नाउन की आज लास्ट क्लास थी। अब हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे जो कि है एडजेक्टिव। तो मैं चाहूंगी कि आप ये लास्ट वाली क्लासेस अच्छे से रिवाइज करें ताकि जो अगली वाली क्लास है उससे पहले आपको इस चीज में कोई डाउट ना हो। और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही है या आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आपका सारा काम यहीं खत्म हो जाए, आप सब कुछ यहीं से सीख के जाए, आपको कम से कम टाइम लगाना पड़े रिविजन के लिए, और मैं आपकी मदद के लिए तो यहाँ पर हूँ ही। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप कभी भी बिना किसी परेशानी के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, सो दैट ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एडजेक्टिव सीखेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।